अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन वीक का आगाज़ है, लेकिन थोड़ी सी डीमोरलाइजेशन हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो वेट एंड सी की पोजीशन लेते हुए आज के दिन दिखाई दिए। एंड अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे आज एक फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर एक वॉलीटैलिटी देखी गई है और एक इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो खासकर इन्वेस्टर्स हैं वो कॉशियसनेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे रिलक्टेंसी फॉर 2 डेज 3 डेज या फिर IMF की मीटिंग के बाद तमाम चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। मार्केट के अंदर लास्ट वीक और हम 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस को विटनेस करें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, एक ट्रस्ट लेवल दिखाई दिया था। अब डॉलर की अगर हम डिप्रिसिएशन देखें तो यहाँ पे स्टॉप होती हुई दिखाई दे रही है। कंसेक्यूटिव 12 डेज की एप्रिसिएशन ऑफ रुपी के होने के बाद आज के दिन हम कह सकते हैं कि 214 के ऊपर रुपी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक पॉज दिखाई दे रहा है जो कि एप्रिसिएशन कंटिन्यूस थी। साथ साथ अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ट्वीट भी हम आपको दिखा सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि एक अनाउंसमेंट थी और काफ़ी नज़रें थी यहाँ पे, ब्लूमबर्ग की जानिब से भी काफ़ी एनालिसिस किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद से सर्वे करवाया था जिसमें 36 आउट ऑफ 25 एनालिस्ट का ये कहना था कि अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी 100 और 150 बिप्स जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ कुछ एनालिटिकल व्यूज़ हमारे पास ये थे कि वो जो है वो हम कह सकते हैं कि 50 बिप्स जो है वो बढ़ाए ही जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर पेश किया। नो चेंज देखा गया। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिसी रेट जो है वो अब 15% ही है, बल्कि एक और इशारा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिया जा चुका है कि आने वाले दिन में मज़ीद जो है वो कट ऑफ होते हुए दिखाई दे सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट को एज अ टूल यूज़ किया गया, लेकिन इस गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इतने टफ डिसीजंस थे, इतने मुश्किल फैसले थे जिसको लिया गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर बनाने में काफ़ी हद तक मदद दी जा सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन। इतने क्रिटिकल्स टाइम है, एक तरफ हम देख रहे हैं फ्लड की सिचुएशन है बलूचिस्तान, सिंध, और अगर पाकिस्तान के पूरे जो है वो ख़त्ते पर नज़र डालें, साथ साथ थोड़ा सा ग्लोबल भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर क्लाइमेट के हवाले से बात करें, साथ साथ वो चैलेंजेस जिनको ऑलरेडी वो मौजूद थे वो भी इंटैक्ट हैं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद इकोनॉमी कैसे चल रही है और साथ साथ इकोनॉमी के अंदर डे बाई डे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या क्या हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स के ऊपर बात करेंगे। एक फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से बजट के अंदर ये दिया गया था, इसका क्या सिनेरियो है, वेव ऑफ कर दिया गया है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पावर टैरिफ के अंदर कलेक्शन थी वो नहीं होगी, तो क्या सिनेरियो रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे एजेंडा के अंदर। साथ साथ ओवरऑल सबसे ज़्यादा आइडिया ये है कि पुअर जो तबका है सबसे ज़्यादा उनको इंसेंटिव दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से उनको ऑब्लाइज किया जाए या किसी ना किसी तरीके से उनको तंग ना किया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम कह सकते हैं कि IMF का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के लिए क्या दिखाई दे रहा है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साथ साथ आप स्पोक्स पर्सन हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक रंगूनवाला साहब, आप CEO हैं क्विक फूड इंडस्ट्री के। मानो सलवा प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी अली आपसे प्रोग्राम का मैं पहले जो है वो टेक ऑफ लूँ। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल ये देख रहे हैं हम चीज़ें जो है वो मैस हैं, एक तरफ चैलेंजेस, एक तरफ गवर्नमेंट के लिए पहले ही जो है वो कहा यह जा रहा था कि इकोनॉमी के अंदर RDX के बॉम्ब्स लगे हुए हैं और वो बिल्कुल जो है एक माइंस बिछी हुई हैं। दूसरी तरफ एक फ्लड भी है, कोविड भी सर उठा रहा है, थोड़ा नेचुरली भी चेंजेस आए हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इकोनॉमी पाकिस्तान की, साथ साथ एक IMF की सोड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नताशा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये गवर्नमेंट जब से आई है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर आइनी और कानूनी तरीके से तहरीक एतमाद के बाद इन्होंने आके टेक ओवर किया, तो इनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का चैलेंज था, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सारे एलाइज को साथ लेके चलने का चैलेंज था। फिर अब ये देखने में आया कि क्लाइमेट चेंज का, ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं
उसका भी चैलेंज सामने आया हुआ है। और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आईएमएफ के साथ जो डीलिंग है उसका बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, क्योंकि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोरिलेट ना कर रही हो तो आप मुल्क को आगे लेके नहीं चल सकते। तो ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखें, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फिर सारे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के जो अलाइज हैं वो मिलके बैठे हैं, टफ डिसीजन भी किए हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, इसकी प्राइस बढ़ाई है, बिजली की बढ़ाई है, गैस की प्राइस बढ़ाई है। ये ट्रेंड पिछली गवर्नमेंट से चलता हुआ आ रहा था और जिसकी प्राइस बाय इलेक्शन में पे भी की जी है, एग्जैक्टली आप देखें कि ये ट्रेंड पिछली गवर्नमेंट से चलता हुआ आ रहा था। और इस गवर्नमेंट ने कोशिश की शुरू में 1 महीना कि हम कोई रीनिगोशिएट करें, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि सॉवरन एग्रीमेंट था। तो वो जो एग्रीमेंट था उसी की पासदारी आपको करनी थी, उसी को लेके आगे चलना था। और उसी के बाद आप देखें कि सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को और ये प्लान्स को और अपने एजेंडास को साइड पे रखा और स्टेट और लोगों के लिए आके टफ डिसीजन किए, और जिसका उनको डैमेज हुआ है। ये जो बाय इलेक्शंस के अंदर आप देखें, पंजाब में हुए, कल यहाँ पे हुआ, तो इसकी उनको प्राइस पे करनी पड़ी। लेकिन इसको अगर लॉन्ग रन में देखा जाए एट द सेम टाइम कि इस सब के अंदर कि ये जो आपके डिस्कनेक्ट था ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर और इंटरनेशनल, उसको आपने कनेक्ट किया, लोगों का कॉन्फिडेंस लिया, आईएमएफ के साथ दोबारा आप आके बैठे, और मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होने जाएंगी। डॉलर भी जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था वो भी आके अब एक पॉइंट पे रुका हुआ है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कोई एक एक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। ये तमाम चीजें एक लेमैन को, एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि आपने ये इतना डिफिकल्ट डिसीजन लिया? ऑब्वियसली आपने कहा कि आपको बाय इलेक्शन में डैमेज भी हुआ और इस चीज को आपने कॉस्ट पे की है, लेकिन आप लोगों को मुल्क बचाना है। ये कैसे समझाएंगे? देखिए, लेमैन डेली बेसिस पे एक स्टेज पे क्रिटिक्स, ये नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, रोज संभालना पड़ रहा है। देखिए, ये जो महंगाई है ना, इसका इम्पैक्ट जितना आम आदमी में पड़ रहा है उतना हमारे पे भी पड़ रहा है। हम भी उतने इफेक्टी हैं इस सारी चीज़ के। लेकिन आम आदमी जो है वो कुछ कर नहीं सकता। हम तो चले आके बोल लेते हैं, किसी को सुना देते हैं। आम आदमी तो अपना गुस्सा फिर वोटर बन के निकालता है, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके सामने आ जाता है। तो वो गरीब आदमी किधर जाएगा? उसके पास तो है नहीं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि इस टाइम पे इनके पास ये चांस है, अभी भी मैं समझता हूँ कि ये चांस है, ऐसी पॉलिसीज मुरतब करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि आगे इम्प्लीमेंट भी हो सके और उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी तक जाए। गरीब आदमी तो अभी शेल्टर ढूंढ रहा है, फ्लड की सिचुएशन है, फ्लड ने तो बहुत एक बुरे हालात हैं। फ्लड ने तो एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी है कि आप देखें कि लोगों के घर, लोगों का लाइफ स्टॉक, लोगों की चीजें हो गई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के तो जितने लोग हैं, मैं यहाँ पे कराची आया हूँ कल, तो मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा लगा हुआ है। बट इसके लिए आपको नेशनल यूनिटी एक प्लान, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज आने वाले सालों में ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आप सिर्फ जाके लोगों की इमदाद कर दें तो वो काफी नहीं है। यू हैव टू प्लान इट आउट फॉर लॉन्ग टर्म। सीएम सिंध को भी आज हम देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी, वो भी सखर तक पहुंचे हुए हैं और काम तो हो रहा है। बाकी इसको नहीं, नो डाउट रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल इतने ज्यादा डिजास्टर्स सिचुएशन में जितनी जल्दी हो सके उस पर काबू पाना उतना अच्छा होगा और कोशिशें जारी हैं। मैं रफीक साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। रफीक साहब, इकोनॉमिक सूरत हाल आईएमएफ के, फिर हम कहेंगे कि अगेन एक तारीख दे दी गई है 29 ऑगस्ट। कहा यह गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट प्रॉपरली साइन हो जाएगा और जो एक मेस क्रिएट किया जा रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी को टफ टाइम देने के लिए साजिशें की जा रही हैं, उससे भी थोड़ा सा जस्ट सेट असाइड। और अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ हैं जो एक्सपोर्टर्स डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम इकोनॉमिक कंडीशन के लिए कितना मैटर करती हैं पॉलिसीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस गवर्नमेंट के साथ ये हुआ है कि वो जैसे कहते हैं ना, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, वो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने लग गए, ठीक है ना। एंड एक चीज़ तो मैं एक्नॉलेज करूँगा, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ठीक है, मगर मैं एक्नॉलेज करूँगा इन्होंने टफ डिसीजंस लिए, इन्होंने रियली दे हैव शोन गट्स, क्योंकि ये वो डिसीजंस थे, इनको पता था कि इसके प्राइस उनको पे करना पड़ेंगे बाय इलेक्शंस में इधर उधर, बट दे डिड इट
इसमें से कितनों से हम इत्तेफाक करते हैं, कितनों से नहीं करते हैं, दिस इज सेपरेट डिबेट, लेकिन दे शोड देयर गट्स कि उन्होंने किया ये काम। एक चीज़ IMF जो है ना, उसके साथ देखिए आपको बताऊँ, पहले बहुत वादा खिलाफियाँ हुई हैं, सिर्फ पिछली गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पहले भी दूसरी गवर्नमेंट ने भी सारे अपने वादे पूरे नहीं किए। तो IMF जो है वो अब हर चीज़ पे हमें वो हमारा वो भरोसा उनका नहीं है जो पहले था, इसलिए वो उनकी डिमांड्स भी आप 4 पूरी करते हैं तो 2 और बढ़ जाती हैं, तो 2 पूरी करते हैं तो 3 और डिमांड्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो सिलसिला है जिसकी वजह से आपको एक तो डिले हो रहा है। दूसरी बात है इंटरिम गवर्नमेंट है। एक चीज़ का आप जहन में रखें कि इंटरिम गवर्नमेंट की एक लिमिटेड से होती है, उसके ऊपर एक लिमिटेड ट्रस्ट होता है किसी का भी, क्योंकि लोन आप 6 महीने या साल के लिए नहीं ले रहे होते, आप कई सालों के लिए ले रहे होते हैं। तो उनको ये भी देखना होता है कि भाई आगे आने वाली कोई अगर गवर्नमेंट यही है तो ठीक है, कोई और आई तो क्या वो इसको ऑनर करेगी, क्या ये लोग इसको कैरी थ्रू करेंगे या सिर्फ। फाइनेंस मिनिस्टर का तो ये कहना है कि वो जब IMF बात कर रहा है तो वो ये नहीं देख रहा कि गवर्नमेंट में कौन है या किससे बात कर रहा है, वो ये देख रहा है हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने ये अग्रीमेंट किया है, इसको ये ऑन करें। कोई भी गवर्नमेंट में थी या कोई आ गई एग्रीमेंट है ना, लेकिन देखें ना, इससे पहले भी तो गवर्नमेंट ने ये अग्रीमेंट किए थे ना, और हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से उसको हमने अपने वादों को वफा नहीं किया। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट तो है, वो हमारे अपने की आधार है, लेकिन ये है कि होपफुली अब चूँकि वो आ गए हैं इस स्टेज पे कि अब दे हैव अग्रीड टू साइन एंड हेल्प अस आउट, मगर अगेन दिस इज़ अ टेम्पररी रिलीफ। ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम शादियाने तो बजा रहे हैं खुशियों के, बट दिस इज़ अ टेम्पररी रिलीफ। हाँ, शादियाना बचा रहे हैं सर, वैसी बुरी हालात हो गई है, हम तो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बस मुल्क अच्छा से परफॉर्म कर सके। राइट, मैं अली आपके ऊपर से अगेन आऊँगी। रफ़ीक साहब ने जो है वो प्रॉपरली बताया है कि चीज़ें जो है वो बहुत डैमेज हैं, पहले से ही हैं, इनका ये कहना है। अच्छा, एक तरफ ये देखा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक कंटिन्यूस पॉलिसी हो, आपके पास एक डिफाइन टीम हो, साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि ये जो है टीम यही रहेगी, हर साल कोई नया सरप्राइज़ नहीं मिलेगा आपको। ये भी ज़रा प्लीज़ बताएं कि जब आप आए हैं आपको ये तमाम चीज़ों से आगाह थे कि ये हालात चल रहे हैं। देखिए इस ऐसा टाइम तो नहीं ना कि ये कोई सरप्राइज़ हो? देखिए आपकी बात ठीक है, मैं तो मेरा ज़ाती ओपिनियन इसके अंदर यह है कि गवर्नमेंट कोई भी आए और जाए, पाकिस्तान की स्टेट के अंदर जो भी पॉलिसी बने, आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर हेड, उनको एक टेबल पे लाके बिठाएं और तमाम बिजनेस कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स, उनके साथ बैठ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी से भी आगे की चीज़ है, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और तमाम लोगों का इट शुड बी अ विन विन स्ट्रेटजी। समझ गए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो तमाम सेक्टर्स के लिए ऐसी आप बनाएं, जो कि आप उनको बुलाएं, उनका भी इनपुट लें, गवर्नमेंट अपना क्या चाहती है वो भी बताए, एक बैठ के दरमियाना रास्ता निकालें, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसी स्ट्रेटजी को, उसी पॉलिसी को फॉलो करें। आप समझते कि सब गवर्नमेंट फिर यानी कि अगर बोला ये जा रहा है कि आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर एक पॉलिसी बना ले और वो पॉलिसी चलती रहेगी, इकोनॉमी सेपरेट रहेगी, पॉलिटिक्स सेपरेट रहेगी, देखिए पॉलिटिक्स कैसे चलाएंगे? देखिए पॉलिसी इसलिए बनानी जरूरी है सेक्टर टू सेक्टर, बिकॉज इससे आपका मुल्क चलेगा, आपको पता होगा कि आप अपने टारगेट्स कैसे किस टाइमलाइन पे अचीव कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो पॉलिटिक्स है, हाँ पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, इफ आई कम, अगर रफीक साहब आते हैं, वी कैन ऐड वैल्यू टू दैट पॉलिसी, वी शुड ब्रिंग समथिंग मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि हम कहेंगे जी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बनी थी, एग्रीड अपॉन थी, बट वी हैव टू ऐड दीज स्पाइसेस टू इट, वैल्यू टू इट। तो आप उसके अंदर ऐड करें और आप उसको लेके चलें। अगर टेक्सटाइल 30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये आते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आईटी सेक्टर से 30 बिलियन कर लेता हूं अगले 2 सालों में, व्हाई नॉट। और उसके बाद मैं आता हूं तो मैं कहता हूं कि 30 को मैं 30 को 60 बिलियन करता हूं आईटी की सर्विसेज और उसी से, तो व्हाई नॉट। तो यू नो कि एक चीजों को लाके वो करें। मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि देखें गवर्नमेंट हाँ वो चेंज नहीं, देखें आपको मैं इटली की मिसाल दूं, वहाँ हर चंद महीनों में गवर्नमेंट चेंज होती है। सॉरी, हर चंद महीनों में वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है। मेरा ख्याल है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट चेंज वही होती होगी। लेकिन ये है कि वहाँ की आप देखें कि पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती। वहाँ की आप देखें इकनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इनकी डिफेंस पॉलिसी, इनकी बाकी एजुकेशन पॉलिसी, वो सब वही चलती रहती हैं, ठीक है।
और हमारे यहाँ जब भी नई गवर्नमेंट आती है एक नए सिरे से कहानी शुरू सर होती है। 5 ईयर प्लान तो होता है ना, यहाँ 5 ईयर नहीं, अब जैसे अली ने कहा कि वही प्लान्स रहने चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ स्पाइसेस ऐड करके और उसको आगे ऐड ऑन नहीं, 5 ईयर प्लान नहीं होना चाहिए बीबी। मैं आपको बताऊं कि जो कौमें होती हैं ना उनके 50 ईयर्स और 100 ईयर्स प्लान होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी 5 साल तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे आँख झपकते गुजर जाता। 5 साल में तो हम किसी बच्चे का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा 5 साल में। एग्जैक्टली। और इनकी बात बिल्कुल सही है, जब तक सब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं साथ और एग्री नहीं करेंगे और इस बात का पाबंद नहीं करेंगे खुद को जी कि जी हम इस पॉलिसी को साथ रहेंगे, इसको हम चलाएंगे, ठीक है, ये कभी नहीं होना। पॉलिसीज के ऊपर हमेशा, जैसे लास्ट गवर्नमेंट की बात करें तो एक सेक्टर के ऊपर खासकर जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉलिसी दे दी गई, सही है, उससे अलाइड इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, मगर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो कि एक रिक्वायर्ड थी, अगर एक्सपोर्ट दे रहे हैं तो वो भी गिने चुने सेक्टर्स को। नहीं, इसकी वजह है कि हाँ होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए पॉलिसी हो। पाकिस्तान में बेसिकली एक सेगमेंट को जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो टेक्सटाइल है। वो हम नहीं समझते कि टेक्सटाइल हैज ऑलवेज प्लेड द फ्रंट पे आके उन्होंने खेला है और हमेशा ज़्यादातर एक्सपोर्ट उन्होंने ही किया। दे आर प्लेइंग फ्रंट रोल, बट अब वर्ल्ड रिसेशन के लेकिन अंदर लोगों की दूसरों बाइंग को- पावर इतनी नहीं है, पूरी दुनिया का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग चेंज हो पावर रहा के है। अलावा आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने बढ़ गए हैं कि आप कंपेरेटिव नहीं रह रहे हैं अब। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी जून में यूके में था, तो आई वेंट थ्रू द मार्केट विजिट एंड एवरीथिंग, तो मैं लोगों से बात कर रहा था तो वो मुझे मिसालें दे रहे थे कि जी मलेशिया से तो इतने कम में मिल रहा है, जी इंडिया इतने कम में दे रहा है, बांग्लादेश आपको कितना कम्पीट कर रहा है। सर कोविड के दिनों में हमें एक स्पेस मिली थी, लेकिन हमने कोई अपना सेटअप नहीं किया उसमें, बस स्पेस ली और फिर खत्म कर दी। वो शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, अचीव किया है। कोविड के दिनों अली में please। तमाम मुल्कों ने अपनी पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की फ्यूचर बाइंग की थी। तो हमने क्यों नहीं की थी तो सर? ये आप उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर से पूछते, उस टाइम की टीम से पूछते, क्यों नहीं की? दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी वी हैड। उसके लिए यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड द विजन, कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी। सुना है कि सारी पेट्रोलियम प्राइसेस ही बन गई थी कि नहीं अभी आप उस टाइम पे देखिए, आप उस टाइम पे फ्यूचर एग्रीमेंट्स करते, सारी दुनिया के मुल्कों ने किए कि आपको कौन रोक रहा था? हु वाज स्टॉपिंग यू? क्यों नहीं किया? यही तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो कर लेते, ये जो डिजास्टर्स सिचुएशन है ये देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जरूरत है ना इस समर की है कि वी नीड टू ब्रिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू वन टेबल एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। और आप उनको एक कमरे में बंद करें, बाहर से कुंडी लगाएं, उनको कहें कि यू हैव 24, 48, 72 आवर्स, सॉर्ट आउट करके आए। ये नहीं होगा कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे और मीटिंग करेंगे, आएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी तो आपको लटका के रख देगी। और यहाँ पे जो आ जाते हैं इनकम्पिटेंट लोग पोजीशंस में और वो मीटिंग पे मीटिंग करते हैं, टीएडीए चलाते हैं, ये मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। वी हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस, आप ऑल जनरेशंस, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इसके लिए सोचो विचार की जरूरत है। राइट, पब्लिक पॉलिसीज ऐसे नहीं बनती। राइट, अग्रीड। पब्लिक पॉलिसी अगर मुल्क को चलाना है, देखिए मुल्क को चलाना है, ठीक है, मुश्किल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मुश्किल डिसीजंस के साथ अब आप आके इन चीजों को भी करें। सर पब्लिक पॉलिसीज की बात की है आपने, जी। आज के दिन हम देख रहे थे कुछ पॉलिसीज का कहा गया है कि 10 to 12 सेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा सा शामिल किया जाएगा और पॉलिसीज में रखा जाएगा, और साथ साथ सेल टैक्स का एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जो पावर चार्जेस लिए जा रहे थे एक्स्ट्रा या टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो तो विड्रॉ कर लिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। प्लीज बताइए। देखिए, सेल टैक्स, ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ था, ये तो बड़ा जुल्म था। सेल टैक्स, फिक्स सेल टैक्स लगा दिया था और लोगों के ऊपर ये जुल्म डाल दिया कि लोगों के बिजली के बिलों के अंदर इतना एक्स्ट्रा पैसे लग के आ रहे थे और उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर पा रहा था, ना वापडा वाले ना कोई और। अब इन्होंने वो जो लगाया था, जिसकी भी पॉलिसी थी, वो इनको विड्रॉ करनी पड़ी बिकॉज दिस वाज नॉट द राइट पॉलिसी। सिर्फ इसी वजह से हुआ कि स्टेक होल्डर बुला के साथ नहीं बिठाए। अब इन्होंने विड्रॉ की है, अब उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, किसी और तरीके से करें। जैसे पीछे सुपर टैक्स लगा के उस नंबर पूरा नहीं हो रहा। आप देखें, वी हैव टू वर्क ऑन द लाइंस कि आफ्टर 2, 3, 5 ईयर्स देखें टैक्स नेट को बढ़ाना है। अगेन फिर मैं वही कहूंगा, आप एग्जैक्टली कि आपने नेट जब बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ानी है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, आपको ये जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, आपकी अंजुमन ताजरान है, इन सबको बुला के बिठाएं और आप उनके साथ बात करें कि यार आप लोग जो टैक्स नहीं देते कैसे टैक्स दोगे, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। टैक्स रेजिम ही तो एक हल था उसका,
क्योंकि अगर एक छोटा दुकानदार है तो उस पर फिक्स टैक्स, लेकिन ये कि जो घरेलू सारिफिन पे आ गया तो ये एक इशू क्रिएट हो देखिए, सकता है। चीज़ ये- अदरवाइज यही एक ऑप्शन है कि एक छोटा सा अगर टक शॉप है और तो उन्हें एक नॉमिनल सा टैक्स दिया जाए, लेकिन टैक्स पेयर तो बने वो। देखिए चीज़ ये है ना, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उनको टैक्स नेट में लेके आते हैं, आप उनको लोग टैक्स नंबर लेते हैं और उसके बाद आप उनको कहते हैं कि भाई आपने तो पिछले 10 साल के टैक्स नहीं दिए, हिसाब दो। ये थोड़ा सा ना किया जाए, तंग ना किया आप जाए। समझ रहे हैं हाँ, कि उनको उसी टैक्स साल के से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे हमसाये को 10 नोटिस आए हैं, मेरे बाप दादा की तौबा, मैं नहीं टैक्स राइट। चले मैं रफीक रजिस्ट साहब से करता। बोले, रफीक साहब टैक्स पेयर्स बढ़ाने किसी ना किसी तरीके से टैक्स बेस बढ़ेगा। ये देखें ना, हम उन्हीं सैलरीड क्लास से अगर टैक्स इकट्ठा करते रहेंगे, फर्दर टैक्स, फिर दूसरा टैक्स, दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ पॉपुलेशन, प्लीज 1% ऑफ पॉपुलेशन टैक्स दे रही है, लेस बाकी क्या देन कर रही है? 1%। हमें ना टैक्स देने की आदत नहीं है, जी, पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ ना कि भाई टैक्स, कहते हैं यार हमें मिलता क्या उसके अगेंस्ट। अगर हम टैक्स पे करते हैं तो दूसरी गवर्नमेंट्स की, फिर हम कहते हैं ना कनाडा में 50% टैक्स है, यूके में इतने % टैक्स है, तो कहते हैं देखो उनको गवर्नमेंट क्या देती है। हमारे यहाँ तो सड़कें सही नहीं हुए, खड्डे हो जाते हैं, ज़रा सा 2 बारिश के छींटे पड़ते हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ तो वो सर, पुल दो गिर बारिश जाते के हैं। छींटे ना कहें, ठीक है। कराची में तो बहुत तूफानी बारिश वो इस बार हुई है ना, लेकिन ये तो हाँ। पिछले बार भी जब भी बारिश हाँ, हुई है ये मसले बात तो होते ही है। बिल्कुल। लेकिन एक दिस वाज एन एग्जांपल, Yep. ठीक है ना। और तो बात सारी है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि भाई गवर्नमेंट जो है, जो आपसे टैक्स का पैसा लेती है, वो आप पे खर्च भी करती है, ठीक है। जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं होगा ना, राइट, तो आप मतलब लोगों, सहूलियात, फैसिलिटेशन चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात, एक सवाल है, आप दोनों से सवाल है कि फैसिलिटेशन तो हम मांगते हैं, लेकिन हर कोई मांगता है, जो टैक्स नहीं भी देता सबसे पहले वो सवाल करता है। तो पहले ये तो आइडिया हो कि वो टैक्स पेयर है तो वो सवाल कर सकता है, ये भी तो थोड़ा आप सा पहले आइडेंटिफाई अपना होना चाहिए ट्रस्ट ना। को लोगों के दरमियान बहाल करें और फिर आप सवाल करें कि टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ तो क्रिटिक्स सर ज़्यादा आम हो गया है, यंग जनरेशन भी क्रिटिक्स करने लगी है। अब तो गली गली में जो मतलब इस टाइप के बातें हो रही हैं कि आप मीम्स बना रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, सिर्फ आप एक अफरा तफरी को देख रहे हैं। देखिए वो आप एक क्राइसिस या illiteracy नेगेटिविटी को ज़्यादा promote जल्दी होते हुए आपको देख रहे अट्रैक्ट हैं, करती sorry है। to say। हाँ, नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा जल्दी आपको अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नज़रें कम जाती हैं। इसके लिए देखें, मैं आपको बताऊं, एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक शाइनिंग इंडिया का एक लॉन्च किया था प्रोग्राम, ठीक है। उसमें उनकी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी और ये मैं आपको बताऊं आज से 30 साल 40 साल पहले लॉन्च हुआ था। क्या चीज़ इन्वॉल्व थी? शाइनिंग, उसमें वो क्या टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, इंडियन ठीक कल्चर है। को प्रमोट कर रहे थे, वो इंडिया के मुख्तलिफ हिस्टोरिकल साइट्स को प्रमोट कर रहे थे, इंडियन कुजीन को प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद इंडियन बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करा रहे थे वो, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। ये जो अभी बात कर रहे थे अली साहब थोड़ी देर पहले कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होते हैं ये, ठीक है। हमारे पास है क्या? सर हमारे पास बहुत ही सारे नौजवान प्रोग्राम्स दिए गए थे, लेकिन मैंने अभी तक नौजवानों को मुस्तफ़ीद होते हुए नहीं देखा। ये सवाल मैं अली से करूंगी, थोड़ा सा भी पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत इस बात की है कि जो प्लान्स आएँ तो वो प्रॉपरली कामयाब भी हों, इम्प्लीमेंट भी हों, सिर्फ पेपर्स में ना हो, उनको एक प्रॉपर स्क्रूटनी हो उसकी कि हाँ ये काम हुआ है, और फिर उसके बाद वो जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे। अली ये प्लीज़ आप बताइए कि जैसे उन्होंने कहा कि शाइनिंग इंडिया इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान में भी PISP के बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, डिफरेंट पास्ट गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स थे, इवन पंजाब में भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इस पे अमल करते हैं, बांग्लादेश और भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट किया और बहुत आगे बढ़े, पाकिस्तान में क्यों ऐसा हम बीच में रह जाते हैं, या फिर हम अपनी यूथ को इतना ट्रेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमें इस टाइम पे अपनी यूथ को मेंटोर करने की ज़रूरत है, उनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज 60% इनफैक्ट ज़रूरत तो है, मगर कैसे करेंगे ये भी आइडिया है। 67% ऑफ द यूथ इज़ अंडर द एज ऑफ 40, ठीक है। और उसको अगर आपने चैनलाइज ना किया तो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिजास्ट्रस फॉर द कंट्री। और अगर आपने उनको चैनलाइज कर लिया, मेंटोर कर लिया, तो यू विल टर्न अराउंड द टेबल्स। समझ गए? आपके लिए ये पाकिस्तान दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी। एनालाइज कैसे करेंगे सर? ये तो बोले अवाम का सुनामी ये कर देगा, अवाम का सुनामी, ये तो गलत देखिए तरीके से ये सर, जो चीज तो होती है misguide ना, हो रहे हैं। देखें ये जो चीज होती है ना, मैं फिर वहीं पे आऊंगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो एक रोल प्ले करती है पॉलिसी का। जी आप एक ग्रैंड एजेंडा बनाते हैं,
उस ग्रैंड एजेंडे के अंदर आप उसके स्टेप्स बनाते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं, फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, टाइमलाइंस होती है, आप उसको अचीव करते हैं। ये मेन स्ट्रेटजी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ताकि आपको पता हो। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आपने अपनी यूथ्स को जब चैनलाइज करना है, काम क्या लेना है। यू वांट टू ब्रिंग द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स इन दिस कंट्री, या आपने उनको जॉब क्रिएशन देनी है। अगर जॉब क्रिएशन, जॉब देनी है और Job उसके लिए seekers जॉब बनाना है। एग्जैक्टली फिर जॉब क्रिएट करनी है। यहाँ पे जॉब क्रिएट तब होगी, गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट है वो तो स्लैश डाउन होते जाएंगे विद द प्रेसिडेंट, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक रह जाएंगे। आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग दें, छोटे छोटे SMEs कर्जे फराम किया जाए एसएमईज को। देखिए- बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ देखिए है। कर्जे तो आपको फिर भी एक कोई कामयाब हो जाएगा। यू शुड वर्क ऑन सम ब्रिजिंग बिटवीन एकेडेमिया एंड बिजनेस कम्युनिटी। रफीक साहब बैठे हैं, इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये 5 बच्चे हैं, इनके पास ये आइडिया है एंड इट्स अ डूएबल आइडिया। ये 5 बच्चे आप अडॉप्ट करें, आप बीच में अपना 20% का हिस्सा रखें और इनको सपोर्ट करें, ही विल डू इट। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं लॉन्ग टर्म, जब इनको पता आएगा कि मैंने 50 लाख रुपए से एक कारोबार स्टार्ट कराया एक बच्चे का, और इसका 20% स्टेक होल्डर या 25, 30 व्हाटएवर, ये निगोशिएबल होता है कि ये मुझे रिटर्न आएगा लॉन्ग टाइम, और मैं इसको मेंटोर भी करूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, और धक्का देके मैंने चलाना भी है। अब देखें कैसे चीज हो जाएगी। मैंने इससे पहले आईटी सेक्टर के ऊपर बात रफीक कर साहब रहा कुछ बोलना नहीं, चाह बड़ी रहे हैं, please? इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। मैंने क्या किया था, What was the result? द रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। हमने कहा था कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाते हैं, उसमें बिजनेसमैन जो है वो मिलकर हिस्सा डालते हैं उसको। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें थे, उसमें एक ये भी था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनके पास, यंगस्टर्स ही नहीं कोई भी है, चाहे वो 40 साल का हो, 45 साल का भी हो, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, ठीक है, लेकिन बेचारे के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, या उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से अपने लिए फंड लाऊं, ठीक ठीक है, बट ही हैज़ एन आइडिया। तो हम एक एंजल इन्वेस्टर्स का पूल बनाएं, जो इन्होंने कहा ना, इन्वेस्ट, ये एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, वाह, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग है है। एक्चुअली। इसको वीसी कहते हैं, ये एंजल इन्वेस्टर हाँ, कह रहे हैं, venture ठीक है। capital। वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो वो आप बुला के उनको ये आइडियाज़ ये शेयर करें, और जिसको इंटरेस्ट हो वो उनके साथ बैठ के अग्रीमेंट करके कर लें। मसला ये आया कि भाई बहुत से वक्त क्या होता है कि Angel investor। आप इनको बुलाते हैं और आप उनसे बातें सुनते हैं, फिर जाके खुद करना शुरू कर देते हैं वो Okay। बेचारे को। तो उसके लिए हमें लॉस के भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और देखिए दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, ये स्टार्टअप वाला एक थोड़ा सा इसमें आप एस्पेक्ट आ गया। देखें यूएई की गवर्नमेंट ने, दुबई की खासकर गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाया हुआ है। वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर यहाँ रहे भी हैं। है, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं बेतहाशा, आईबीएम है, कराची यूनिवर्सिटी में, कितनी बट different वो उस entity तरह में काम है। नहीं कर रहे ना। हाँ, अब आप जिस ये तरह देखें करना ना कि ये बच्चे जो हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विद ड्यू रिस्पेक्ट, में हमेशा कहता हूँ कि नौकरों की फौज निकाल रही है, ये Job एंटरप्रेन्योर्स नहीं seekers। निकाल रहे हैं, ये Right। जॉब लेने वाले निकाल रहे हैं, Job जॉब देने वाले नहीं निकाल रहे हैं। सर, आपको फिर ये होता एमबीए है- में ये सिखाया जाता है कि सीवी कैसे लिखनी है, आपको ये कहा जाता है कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, क्या सवाल के जवाब क्या देने हैं। कभी किसी ने ये बताया कि बिजनेस कैसे किया जाता है? सर, तो ये तो सेकेंडरी लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सिंध गवर्नमेंट या पूरी फेडरल नहीं, गवर्नमेंट। ये Secondary सबको level- मिलकर government करना का- होगा। क्योंकि हम पड़ोस मुल्क में देखें अगेन, तो वहाँ पे सेकेंडरी लेवल पर 6th क्लास से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा रहा है। वो दिल्ली के जो मेयर ने अभी जो बातें की, शायद आपने सुना नहीं सुना, वो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा उसका वीडियो था कि उसने स्कूल के बच्चों को प्रमोट किया कि आप लोग प्रोजेक्ट करें, और पता नहीं 6,000 8,000 रुपये कुछ उनको सीड मनी दिया, और वो बच्चे माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। वाह, चलें। देखिए ये जो आइडिया है ना कि बच्चों को आपने ये स्कूल से काम शुरू करना है, आपने यू हैव टू मेंटोर देम, डेवलप करना है। ये माइंडसेट की गेम है। आप माइंडसेट लेके चलेंगे। हमें यहाँ पे अच्छे स्कूल्स, एकेडेमिया, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे पेरेंट्स के साथ अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर भी चाहिए। Cause Angel ये investor, I like the name। देखिए एंजल इन्वेस्टर इसलिए चाहिए बिकॉज ऐसे लोग आके पुश देते हैं, साथ गाइड करते हैं, साथ बीच में एज ए स्टेक होल्डर बैठे होते हैं। वो उनको बताएंगे कि बेटा ये गलती हमने की थी, तुमने ये नहीं करनी, और उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लें, उसकी ब्रांडिंग का, उसके लीगल एस्पेक्ट का, उसकी जो उसकी सर, ये इनिशियल government है। level पर होना चाहिए। देखें ये तो कोई प्राइवेट सेक्टर भी अगर इनिशिएट कर ले तो मैं कहता हूँ ही कैन टर्न अराउंड द टेबल। सारी चीजें आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे ये तो भी मुल्क कहाँ पे ये भी जाएगा? एक सही बात है, गवर्नमेंट से हर चीज ये करे, गवर्नमेंट करे तो
अपना काम करें वो और क्या क्या करें, तो ऑर्गेनाइज करें they can really make a difference and create an impact. गवर्नेंस करें या क्या लॉज करें? तो हम नहीं क्रिएट कर सकते नहीं हैं। लॉज नहीं Laws सर, abiding लीगल तो उसका obviously government देखिए की लीगल जो इम्प्लीकेशंस है, एग्रीमेंट, वेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर आप एक फॉर्मूला तय कर लें कि जब आना है, क्योंकि निगोशिएबल होगा किसी के साथ कोई। सर आई एम इंटरप्टिंग यू, यहाँ पर एक सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है या फिर एक बिजनेस माइंड होने की बात नहीं है, आपको स्किल्स भी आने चाहिए। टेक्निकली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सपोज अगर थोड़ा सा जॉब सीकर की ही बात कर लें कि हमारे पास अभी जिनकी हम कह सकते हैं स्टॉक जिसका ज़्यादा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं और भी लेबर हमारी होती है, डिफरेंट कंट्रीज से होती है, लेकिन पाकिस्तान के लेबर के पास इतना टेक्निकली या फिर इतने ज़्यादा मैनर्स या इतना ज़्यादा स्टाइल नहीं होता जो कि दूसरे मुल्कों में होता है। ये भी तो कमी है ना। देखिए श्रीलंका जो है ना, वो अपने लोगों को बाहर भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग कराता था और उनको बताया जाता था कि आपने कैसे करना है। यहाँ मैं नाम लूँगा अमन फाउंडेशन का, अमन टेक का। अमन टेक ने ये शुरू किया था, ठीक है, उन्होंने शुरू किया, जो सच बात है वो है, और जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट। बाकी उनके जो ऊपर सपोर्टर्स थे उनका जो भी था वो अलग चीज़ है। इन्होंने ये काम शुरू किया था, आई एम श्योर कि दूसरे भी कर रहे होंगे, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। आई गेस पंजाब में भी टेफ्टा है, टेफ्टा है। तो ये तो काम कर रहे हैं ना इस टाइप के इदारे। अगर हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर इसको पुश किया जाए और इसको, क्योंकि गवर्नमेंट का महकमा है तो वो फिर वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और वो सारा, इसको आप इस तरीके से चलाएं कॉर्पोरेट या प्राइवेट एंटिटी करके, लेकिन चले कॉर्पोरेट स्टाइल में, आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप उनको गाइड करें। तो मैं समझता हूँ वहाँ के जो जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं ऑन डिफरेंट स्टेजेस के, अगर उनको ये चीज़ें सिखा दी जाएं तो दे कैन रियली यू नो मेक अ डिफरेंस। अली, प्राइवेटाइजेशन का आपने थोड़ा सा जिक्र किया तो मेरे दिमाग में पर मैं प्राइवेट करने की बात नहीं कर रहा। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे अगर स्टील मिल के हवाले से बात किया जाए या इवन पीआईए के बारे में भी बात हो रही थी। प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा सोल्यूशन था, गवर्नमेंट गवर्नेंस करेगी या फिर कमा के देगी? एक तो ये भी होता है ना कि आप प्राइवेटाइजेशन में कुछ स्टेक्स अपने पास रख के वो प्रॉपरली प्ले भी करें और उनसे मुनाफा भी हो। देखिए, मेरा जो ज़ाती अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसके अंदर हर एक का अपना है कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है इट शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और अगर आपको किसी को यानी प्राइवेटाइजेशन से बेहतर है आप एक बोर्ड बनाएं प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स का, उसके अंदर उनको डालें, लेट देम रन दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट का भी जोर रहेगा और प्राइवेट सेक्टर अपना भी रोल प्ले करेगा, उसके साथ उनके एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, बट डोंट सेल देम, डोंट प्राइवेटाइज देम, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एसेट्स। आप उनको बेचेंगे बिकॉज जिन लोगों ने को आपने आज तक बेचा है वो कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें रोल नहीं रहा, लोग तबाह हो जाते हैं उसके अंदर। तो आपने लोगों को भी मद्देनजर रखना है। ये जो यहाँ पे तबाही, देखिए तबाह जो होते हैं ना इदारे, उसके पीछे एक पूरा एजेंडा, माफिया कार्टल्स होते हैं, उन्होंने आई रखी होती है उसके ऊपर कि ये इदारा बिकेगा, ये इदारा बिकेगा, और इसका हमने स्टॉक मार्केट में इतना इसके स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, फायदा उठाना है बस, ठीक है। और वो लगे रहते हैं इसके ऊपर, लगे रहते हैं कि अगले 10 साल, 5 साल, 20 साल कि इसके बाद जब भी इसने बिकना है तो हमने खरीदना है। तो ऐसे लोगों से, कार्टल से, माफिया से हमें बचना है और वो करना है। आप ये इट्स अ ओपन सीक्रेट, आप देखें कि किस किस कंपनी के कितने कितने स्टॉक खरीदे हुए हैं, आपके सामने सारे आ जाएंगे कि कौन लोग इसके ऊपर। हमने अभी डॉलर के हवाले से कुछ देखा था मार्केट के अंदर, जो एक मैनिपुलेशन देखी जा रही थी, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से थोड़ा हम कह सकते हैं क्रैक डाउन किया गया और फिर रियल वैल्यू भी देखने में आई है। फिर अगेन हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर जो है वो इकोनॉमी को ख़राब करते हुए दिखाई देता है। चलिए, इकोनॉमी की बात हो रही है तो सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। गोल्ड की पटोला प्राइस 1,40,700 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,20,630 रुपीज़। ये एक शार्प डिक्लाइन हम देख रहे हैं। फाइनली गोल्ड जो है वो अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। डाउन साइड इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस
$1,731.82, oil WTI per barrel 91.22, oil Brent crude per barrel $96.71. Currencies में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 218 रुपीज़, सेलिंग वॉज 223 रुपीज़, यूके पाउंड बाइंग रही 256, सेलिंग वॉज 261 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वॉज 219, चाइनीज़ yuan बाइंग रही 31.52, सेलिंग वॉज 31.77, Saudi Riyal buying rahi 57.5, selling was 58.3, UAE Dirham buying at 58.5, selling was 59.4, Kuwaiti Dinar buying rahi 697.07 and selling was 702.07, Omani Riyal buying rahi 558.13, selling was 562.63. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डॉलर की एप्रिसिएशन या माइनर सी एक वैल्यूएशन जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़ीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अली रफ़ीक साहब आप जो है वो थोड़ा सा कमेंट करें ओवरऑल पॉलिसीज़ के हवाले से, ख़ासकर जो गुफ्तगू हुई है हमारी यूथ के हवाले से या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इसको ज़रा जस्ट पुट इन द बॉक्स। देखिए, मैं तो यूथ पे पहले फोकस करूँगा, क्योंकि अगर आपको यूथ पावर जो है हमारी उसको चैनलाइज करना है तो वो हमारा है इंटरनेट का दौर, और हमारी यूथ जो है ना वो जो भी आता है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, उस पर ज़्यादा यकीन करती है, इवन अपने माँ बाप के कहने से भी ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो हमें इनको उसकी तरफ जो ना पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। और देखें, जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। जब वो अनएम्प्लॉयड होगा, ये एक माँ बाप की बात होती है, खाली दिमाग शैतान का घर। devil's workshop। तो वो ये है कि वो फिर जब उसके पास जॉब नहीं होगी तो वो फिर फालतू बैठा होगा, वो फिर गलत लोगों के सोबत में बैठेगा, गलत काम करेगा, गलत चीज़ों में पड़ेगा, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों में पड़ेगा। तो हमें जो है ना फोकस करना है, एक तो एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, और दूसरी बात ये कि इनके लिए जॉब क्रिएट करना है। वंस ये प्रोडक्टिव हो जाएंगे, सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे अपनी फैमिली के, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी खराफात से उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो खुद ही दूर हो जाएंगे। तो हमें जो है ना हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना है। हमने इन बच्चों के लिए क्या किया, हमने इनके लिए क्या जॉब क्रिएशन की है, और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह बढ़ रही है, ठीक है, आई थिंक एज एडल्ट्स, मैं अभी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, एज एडल्ट्स वी हैव फेल्ड देम and we need to take stock of this and try to do whatever is never too late, कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना वो मजीद बेरारवी का शिकार ना हो। Exactly. ठीक है। और दूसरी बात ये है, रास्ता दिखाई दे जी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इज दी सोल्यूशन। ये शॉर्ट टर्म फ्लैश इन द पैन, ये कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, बस जस्ट रेडी इवेंट मैनेजमेंट से हमें बाज आ जाना चाहिए, रेडी टू आप बस इम्प्लीमेंट करते हैं। अली प्लीज, एक IMF की न्यूज़ है, मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा बताएं कि वो जो न्यूज़ आई है 29 अगस्त के हवाले से, वो क्या है, और सेकंड थिंग इज दैट लास्ट नोट। देखिए, IMF ने जो 29 को अपनी बोर्ड मीटिंग है उनको बुलाया है, और उसके अंदर वो फॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से जो ड्राफ्ट गया है उसके अंदर बैठ के उसको डिसाइड करेंगे होपफुली, और कोई और ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही हिंड्रेंस उसके अंदर। और उसके अंदर एक उन्होंने पॉइंट रेज किया है एंटी करप्शन के हवाले से, कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज़ की थी जिससे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हुई थी, और इस गवर्नमेंट ने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। देखिए, उस सारी चीज़ के अंदर मुझे जो वट एवर आई हैव फेल्ट एंड रेड इट, उसके अंदर उनका कंसर्न यही है कि जो पैसे IMF से आते हैं दैट शुड नॉट बी ड्रेन्ड फ्रॉम द पाइपलाइन। तो उसके अंदर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट ऐसे मेयर्स ले, ऐसे एक्ट या लॉ बनाए, एंटी करप्शन का स्ट्रिक्ट लॉस बनाए, जिसके अंदर जो है हमारा जो पैसा दिया हुआ है वो ड्रेन ना हो, यानी उसकी लीकेज ना हो। और उसके अंदर वो कहते हैं आप कानून साजी भी करें, और प्लस उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि ऑल द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स मस्ट शो देयर वेल्थ स्टेटमेंट, अपना एसेट डिक्लेरेशन दें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये देना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, इस मुल्क के अंदर जो भी बंदा पब्लिक एक्सचेकर के साथ काम करता है उसको एसेट डिक्लेरेशन देना चाहिए, राइट फ्रॉम द ग्रेड 1 टू द ग्रेड 22। वो आप जब एक्सचेकर से विड्रॉ कर रहे हैं, वो फिर पॉलिटिकल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आ जाते हैं वो भी
पब्लिक सब एक्सचेकर आवाम से को ले जो है लेते वो, हैं, ठीक है, अपना उन हिसाब सबको एसेट डिक्लेरेशन दे देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सिर्फ उन लोगों को नहीं, उनकी फैमिली और उनके जो करीबी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली है, उसको भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि 5 साल 10 साल बाद जो उनकी Right. फैमिली के अंदर एकदम बूस्ट आता है, वो कैसे आता है, समझ गए? जी, तो वो भी डिक्लेयर हो कि यहाँ पे आपकी तनख्वाह लाख या 2 लाख रुपया है और आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो वो कैसे हो कैसे सकता है? हो सकता है? राइट, वेल, थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। रफीक साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, खासकर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो कि अभी देखने में आ रहा है, इनिशिएटिव टफ हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, उसके बावजूद इकॉनमी को ट्रैक पे लाना है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। ये होपफुली आने वाले दिन जो है वो बेहतर हों और साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बहुत अच्छे हों। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।